वेलकम बैक। आज हम एक यात्रा के लिए निकल पड़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट देखिए, भारत का ये जो भाग है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ मेघालय हम जा रहे हैं। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एक्चुअली सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, 7 स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपको पता ही है, वैसे आपने आपके स्कूल ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। एनीवे हम आज जा रहे हैं मेघालय की ओर। मेघालय जैसे नाम से ही ध्वनित है, मेघों का आलय या फिर बादलों का घर, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। मेघालय नाम से ही एकदम व्यक्त है। और हम यात्रा कर रहे हैं प्रदीप पंत जी के साथ। कैपिटल मेघालय का कैपिटल शिलोंग, जो काफ़ी सुंदर एक प्रदेश है शिलोंग। और शिलोंग इतना सुंदर है कि उसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। स्कॉटलैंड के जैसे ब्यूटीफुल है शिलोंग। और शिलोंग से ये जो यात्रा है, मेघालय का कैपिटल शिलोंग, वहाँ से ये जो ट्रैवल है हमारा जा रहा है चेरापूंजी की ओर। चारों तरफ पर्वत प्रदेश हैं, काफ़ी सुंदर दिखता है। और वाटरफॉल्स हैं, देखिए ऐसे, इतना सुंदर है ये प्रदेश। और इतना नेचुरल ब्यूटी है, सीनिक ब्यूटी, कि देखते ही रह जाएंगे आप लोग। नो वंडर इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। और ये एक यात्रा विवरण है। जैसे आपको पता है यात्रा विवरण में क्या होता है ट्रैवलॉग में, देखिए यात्रा जैसे आपको पता है मानव संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है यात्रा करना। यात्रा का रोमांस, जो वांडर लस्ट है, वो मानव के अंदर हमेशा रहा है। और कई बार ऐसा होता है, जो ये यात्रा के लिए जाते हैं वो उसे कलमबद्ध करके लिख लेते हैं। और इससे क्या होता है, पढ़ने वाले हमारे मन में भी उस जगह के प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाता है। हमारे मन में भी मेघालय विजिट करने की एक तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है। और आई एम श्योर इस यात्रा विवरण से गुजरते वक्त आपको ज़रूर मन करेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय विजिट करने का। देखिए प्रदीप पंत जी कहते हैं मेघालय यानी बादलों का घर, और मेघालय की राजधानी शिलोंग एक हरा भरा पर्वतीय नगर, जहाँ हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। वहाँ क्या है, बादल हमेशा उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। हरा भरा एकदम ग्रीनरी से भरा पर्वतीय नगर है। दूर दूर तक कहीं बर्फ का नाम नहीं, फिर भी अनायास बाबा नागार्जुन की कविता याद आ जाती है। बाबा नागार्जुन की कविता काफ़ी फेमस है, जो बादलों पर लिखा है उन्होंने। बाबा नागार्जुन की कविता याद आ जाती है प्रदीप पंत जी को। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर अपने उत्तर भारत में कहीं नहीं है। वे कहते हैं उत्तर भारत में इतना स्वच्छ और सुंदर पर्वतीय नगर देखने को नहीं है। ऐसी हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। शिलोंग का मुख्य बाजार अल्मोड़ा के लाला बाजार से मिलता जुलता है। स्त्री पुरुषों के चेहरे नाक नक्श भी कुछ कुछ वैसे ही। लेकिन न तो अल्मोड़ा का मौसम ही शिलोंग जैसा सुहाना है, न अल्मोड़ा में शिलोंग जैसी हरितिमा है। अब लेखक कंपेयर करते हैं कि शिलोंग का जो मुख्य बाज़ार है वो उनके अल्मोड़ा के लाला बाज़ार से मिलता जुलता ज़रूर है। स्त्रियों और पुरुषों के चेहरे नाक नक्श भी कुछ कुछ वैसे ही हैं, लेकिन अल्मोड़ा का मौसम शिलोंग जैसा सुहाना नहीं है, और न ही शिलोंग जैसी हरितिमा अल्मोड़ा में है। और शिलोंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। यह ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता। तो ये जो यात्रा है शिलोंग से चेरापूंजी की ओर जाने वाला जो मार्ग है, उसके दोनों ओर पहाड़ और दरख्त हैं। मतलब कि दोनों ओर पहाड़ हैं, पर्वत हैं और पेड़ हैं। और ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता है। और रास्ता भी कैसा है, सर्पों के जैसा है, मतलब कि ऐसे घूम फिर कर जाना पड़ता है। रास्ता को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा, और कभी कभी हो जाती है बूंदा बूंदी। अब देखिए इन सर्पों के जैसे रास्ते को पार करते हुए चारों तरफ दिखाई देंगे बादल,
और कहीं कहीं सुहानी हवा और कभी कभी तो बारिश बरस पड़ती है। हमारी जीप शिलोंग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री सांगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। चलते हुए उन्होंने परिचय कराया था, लेकिन मैं उनके नाम नहीं समझ सका। अब देखिए, हम लोग जीप में ट्रैवल कर रहे हैं और जीप आपको पता है काफ़ी स्टर्डी होता है। माउंटेनियस एरिया में जीप काफ़ी यूज़फुल रहता है। और हम जीप में बैठे हैं। करीब 53 किलोमीटर की दूरी है शिलोंग से चेरापूंजी तक। और चेरापूंजी आपको पता है सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला, रिकॉर्ड होल्ड करने वाला प्लेस है। अभी लेकिन बाद में मौसिनराम उसके समीप ही, वो भी मेघालय में ही है। मौसिनराम अभी फ़िलहाल वो रिकॉर्ड होल्ड कर रहा है, लेकिन कई सालों तक चेरापूंजी वेटेस्ट एरिया माना जाता था और वहाँ की ओर हम जा रहे हैं। और जीप में मैं बैठा हूँ, सांगमा जी बैठे हैं जो एक अधिकारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, और उनके 2 दोस्त भी बैठे हैं। उनका नाम मैंने सुना है लेकिन मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ, लोकल नाम है। तो मैं जीप में बैठ के ही खिड़की बंद करते हुए मैंने सांगमा से पूछा, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? क्योंकि ये वेटेस्ट एरिया है ना, तो नेचुरली हमारे मन में ये शंका उत्पन्न होगी कि क्या यहाँ हमेशा ही बरसात होती रहती है साल भर? जी हाँ, संगमा कहते हैं। और पानी की चर्चा होने पर याद करते हुए इसे फिर कुछ रुक कर बताते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दे देते हैं। अब देखिए, ये कहते हैं सांगमा, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम यहाँ जो पनबिजली है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, हम जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे जो कंजम्पशन है, जो हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उससे ज़्यादा है। ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं कि हम दूसरे स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसा? मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ, मैं काफ़ी अचरज में पड़ जाता हूँ। वे आगे कहते हैं, लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे 50% से भी कम गांवों में बिजली पहुंची है। हमारे जो गांव हैं उनमें 50% गांवों में भी अब भी बिजली नहीं पहुंची है। तब मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि इतना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये लोग जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इनके ही गांवों में 50% से कम जगह ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाई है। तो मामला क्या है? मैं चकित हूँ और कारण जानना चाहता हूँ। तो वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, यहाँ ज़्यादातर भूभाग, वन क्षेत्र और खनिज वस्तुएं वगैरह निजी हाथों में है, आदिवासियों के हाथों में। अगर उनके इलाके में बिजली ले जाओ तो वे इस सुविधा का लाभ उठाने के बजाय सरकार से मुआवजा मांगते हैं। अब हुआ ये कि ये यहाँ जो भी हमारा एरियास है वो सभी आदिवासियों के हाथ में है। तो ये जो आदिवासी, जैसे आपको पता है, फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ लैंड, कहीं कहीं ने अबोर्जिन्स क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ आदिवासी कहा जाता है। और हमारे भारतीय संविधान में इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत रखा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये क्या है, इनके यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी लाइन खींचना हो तो नेचुरली खंबा गाड़ना होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ये सरकार से उसके बदले में मुआवजे की मांग करते हैं, कॉम्पनसेशन पूछते हैं। मुआवजा किस चीज़ का? मैं पूछता हूँ। सांगमा समझाते हैं, मान लीजिए सरकार गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए खंबे लगाना चाहती है। जिसकी ज़मीन पर ये खंबे लगेंगे वे लोग कहेंगे कि इसके एवज़ में हमें मुआवजा दिया जाए। अजीब तर्क है उनका कि बिजली लाने के लिए उनकी ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्या है, यहाँ के जो गांव हैं ज़्यादातर ट्राइबल विलेजेस हैं, आदिवासी रहते हैं, उनके लिए ही बिजली की व्यवस्था अगर सरकार करती है तो वहाँ जब वो बिजली का खंबा गाड़ा जाता है तो कहते हैं इसके बदले में हमें कॉम्पनसेशन देना होगा, क्योंकि हमारी ज़मीन से आप बिजली खींच रहे हैं। सचमुच अजीब तर्क है, सुनकर हंसी आती है और रहस्य समझ में आता है कि मेघालय में खपत से ज़्यादा बिजली क्यों होती है। अब ये सुनकर मुझे हंसी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गाँवों में जितनी जल्दी हो सके सारे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच भी गई है, और यहाँ अभी तक ये नहीं पहुँची है और तर्क भी अजीब है। लेकिन फिर
एक बात तो है, आदिवासियों को क्या है कि प्रकृति को कम से कम हानि पहुंचाकर वो जीना जानते हैं, वो उसी में मस्त हैं। उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है, उनके लाइफस्टाइल ही इतना सिंपल है। और क्यों अतिरिक्त बिजली आसपास के राज्यों को दे दी जाती है, ये मैं समझ जाता हूँ। वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठें तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। वैसे मैं सोचता हूँ कि यहाँ इतनी बरसात होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है कि अगर पूरे गांव में भी बिजली सप्लाई कर दी जाए तो भी कोई बात नहीं, अधिक बिजली बच सकती है। हम पहाड़ों को निहारते हुए चेरापूंजी की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है, कुछ नहीं दिखाई देता सिवा धवल उज्ज्वल कोहरे के। अब देखिए, ये जो रास्ता है 53 किलोमीटर्स हमें पार करना है, माउंटेन एरिया है, सड़कों के जैसे रास्ते हैं और रास्ते में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, पूरा कोहरा छाया हुआ है, एकदम सब घिरा हुआ है, कुछ नहीं दिखाई देता सिवा धवल उज्ज्वल कोहरे के। और कहीं कहीं कोहरे को चीरते हुए कुछ चोटियां ज़रूर नज़र आती हैं, वृक्ष ज़रूर नज़र आते हैं, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ है मेघालय। ये जो मेघालय है उसका जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, 3 पर्वतीय एरियाज में बटा हुआ है। एक तो है खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। ये जो पर्वत प्रदेश है उसी के आधार पर वहाँ के ट्राइब्स को भी कहा जाता है। जैसे खासी ट्राइब है, गारो ट्राइब है और जयंतिया ट्राइब है, ये ही मुख्य ट्राइब्स हैं। वैसे और भी आदिवासी ट्राइब्स हैं वहाँ पे। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों से बने हैं 5 जिले। अब 5 जिला है वहाँ: पूर्वी खासी पर्वत जिला, पश्चिमी खासी पर्वत जिला, पूर्वी गारो पर्वत जिला, पश्चिमी गारो पर्वत जिला और जयंतिया पर्वत जिला। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज है, पर्व उत्सव हैं। हर एक अंचल की, ये जो पर्वतीय अंचल हैं, जैसे हमने कहा खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत, इनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। रीति रिवाज में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उनके पर्व और उनके उत्सवों में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। उनकी जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है मैट्रिलिनियल है, मात्र सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक नहीं है। तो उससे क्या होता है, भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। ये मैट्रिलिनियल सिस्टम की विशेषता है। पितृ सत्तात्मक में पुत्र को मिलता है, यहाँ मात्र सत्तात्मक में माँ से बेटी के हाथ जाता है ये धन संपत्ति। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण यहाँ नारी शोषण की वैसी घटनाएं नहीं होती जैसे कि देश के अन्य भागों में देखने सुनने को मिलती है। अब देखिए, ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, इसलिए यहाँ देश के अन्य क्षेत्रों में जहाँ नारी शोषण होता है वैसे उदाहरण यहाँ नहीं मिलते। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है, स्त्री को यहाँ इम्पोर्टेंस है। यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। तमाम दुकानों पर स्त्रियाँ सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती हैं। ये जो आसाम से जो नेबरिंग स्टेट है, वैसे आसाम के 2 जिलों को लेकर ही मेघालय बनाया गया 1972 में। तो आसाम के गुवाहाटी से जब हमारी गाड़ी मेघालय में प्रवेश की, तभी से हमें ये पता चला कि यहाँ स्त्रियों को काफ़ी महत्व है, क्योंकि सभी दुकानों में, सभी बिजनेस एरियाज में स्त्रियाँ नज़र आती हैं, बातें करती हुई, बेहिचक बतियाती हुई दिखाई देती हैं। शिलोंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद कमोबेश यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सभी जगह ये विशेषता पाई जाती है कि स्त्रियां सभी जगह बेहिचक समाज में नज़र आती हैं। ये दिखाता है कि स्त्रियों की वहाँ मान्यता है, वहाँ वर्चस्व है। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। कुछ साल पहले जब मैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल में गया तो वहाँ पे भी यही देखने को मिला। स्त्रियों का एक पूरा का पूरा बाज़ार ही है वहाँ। देखिए, पूरा एक मार्केट है जो केवल इट इज़ हैंडेड बाय लेडीज़, स्त्रियों के द्वारा चलाई जाने वाली एक पूरा बाज़ार। तो उसे क्या कहते हैं, माइती बाज़ार कहते हैं। माइती बाज़ार का मतलब क्या है, यानी माँ का बाज़ार।
दिन दोपहर हुई नहीं कि सिर पर सब्जी, कपड़ों या अन्य सामान के टोकरे रखे स्त्रियां भी इस बाजार में आ पहुंचती हैं। अब देखिए इस प्रकार की टोकरियाँ देखो कैसे ब्यूटीफुल हैंडी वर्क है इनका, बैम्बू का जो हैंडी वर्क है, इनकी टोकरियाँ ऐसे हुआ करती हैं। इसमें ये स्त्रियाँ अपने सिर पर ये टोकरियाँ लाद कर, देखो ये है माइती बाज़ार का एक एग्जाम्पल, सभी जगह स्त्रियाँ नज़र आएंगी। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौट जाती हैं। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी। अब देखिए ये एक विशेषता है यहाँ। ये नहीं कि थोड़ी बहुत धन संपत्ति आ गई तो वहाँ के घर की स्त्री माइती बाजार में सर पर टोकरी धरे नहीं जाती, ऐसा नहीं है। सभी स्त्रियां जाती हैं, ये वहाँ जाना पसंद करती हैं, इनका अपना स्पेस है वहाँ। तो ये उनके कल्चर का एक भाग है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी स्त्रियां जाती हैं। और यह बाज़ार केवल इम्फाल में ही नहीं है, मणिपुर के हर नगर, कस्बे, गांव में है। वहाँ की संस्कृति का एक अटूट सिलसिला है, ये वहाँ के कल्चर का एक सिलसिला है। देखिए इस यात्रा विवरण के द्वारा हमें इस प्रकार की नई नई कौतूहलपूर्ण बातें जानने को मिलती है कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्त्रियां खुद एक पूरा बाज़ार चलाती हैं और कैसे वहाँ मैट्रिलिनियल सिस्टम है, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, और कैसे वहाँ इतना अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, हालांकि वहाँ के अपने लोग उसका कंज्यूम नहीं करते। बड़ी दिलचस्प बात बताई थी इम्फाल में मिली एक महिला ने, जो लखनऊ की रहने वाली थी और जिसका लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के एक मणिपुरी छात्र से प्रेम हो गया था। यह छात्र शिक्षा पूरी करके इम्फाल लौटते समय इस महिला को अपनी पत्नी बनाकर साथ ले आया था। अब इसी प्रकार की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे सुनने को मिली। एक महिला है जो लखनऊ की थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त उसे प्रेम हो गया था एक मणिपुरी युवा से, और दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद ये मणिपुर आ गए। और वहाँ क्या देखती है यह उत्तर भारतीय पत्नी कि उसकी सास सवेरे सवेरे सिर पर टोकरा रख कर बाजार जाती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाने के बाद आखिर एक दिन उसे टोकरे के साथ सामान बेचने बाजार जाने से रोक दिया। इस लखनवी बहू ने रोक दिया क्योंकि उसे इतना अटपटा लगा, क्योंकि उनकी सोशल सेटअप और जो इकोनॉमिक सेटअप है अच्छा था, अच्छा खासा परिवार था, लेकिन ये बहू सोचती है कि आखिर ये सास सर पर टोकरी धरे बाज़ार में बेचने क्यों जा रही है, तो उसने रोक दिया। अब सास बेचारी दुखी हो गई, चेहरे पर उदासी लिए 2-4 दिन रुकी रही, पर आखिर एक दिन वह फिर माइती बाज़ार की ओर चल दी। अब देखिए इनके कल्चर का भाग है, ये कल्चर का एक अंश है, अभिन्न अंग है उनकी संस्कृति का। तो सास रुक नहीं पाई, 2-3 दिन रुकी, फिर चौथे दिन निकल पड़ी। यह घटना धीरे धीरे सास बहू के बीच टकराव का कारण बन गई। अंततः एक दिन इस उत्तर भारतीय महिला के मणिपुरी पति ने उसे समझाया, इसके पीछे कोई आर्थिक मजबूरी नहीं, माइती बाजार हमारी समाज व्यवस्था का, हमारी संस्कृति का सदियों पुराना अंग है। माँ को वहाँ जाने दो, उसे रोको नहीं। अंत में पति ने कहा, देखिए इसके कारण सास और बहू के बीच, लखनवी बहू और मणिपुरी सास के बीच टकराव हो जाता है, और पति जो मणिपुरी पति था वो समझाता है कि ये हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, माँ को रोको मत। इम्फाल के कांचीपुर में स्थित मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आयोजित एक साहित्यिक सम्मेलन में मिली इस उत्तर भारतीय महिला ने हंसते हुए हम लोगों से कहा था, अगर आप लोग चाहें तो माइती बाज़ार में मेरी सास से आज शाम की सब्जी खरीद सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे ये जो लखनवी बहू है वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि मणिपुरी कल्चर में इस प्रकार स्त्रियों का माइती बाज़ार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो हंसकर काफ़ी लाइटली लेकर कहती है कि तो वो काफ़ी हंसते हुए कहती है हमसे, जब हमारी मुलाकात उनसे एक साहित्यिक सम्मेलन में हुई थी जो मणिपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आयोजित किया गया था, तो उस समय उस महिला ने हंसते हुए कहा था
कि अगर आप लोग चाहें तो माइती बाज़ार में मेरी सास से आज शाम की सब्जी खरीद सकते हैं। तो ये है मणिपुरी लोगों के जो संस्कृति, उनकी जो सिंप्लिसिटी है उनके लाइफ की, स्त्रियों को जो अहमियत दी जाती है, और इस कारण नॉर्थ ईस्ट में स्त्रियों पर किए जाने वाले अत्याचार काफ़ी कम नज़र आते हैं। और इस प्रकार प्रदीप पंत जी के इस यात्रा विवरण के ज़रिए हम भी पहुंच गए हैं मेघालय, और मेघालय के कैपिटल शिलोंग से हमारी भी ये यात्रा चेरापूंजी की ओर है। हम लोगों को जहाँ ठहराया गया था वहाँ रसोइया अच्छी सब्जी नहीं बनाता था, इसलिए भाई कमलेश्वर की पत्नी गायत्री जी ने कहा, आज शाम बाज़ार से सब्जी खरीद कर खाना हम लोग बनाएंगे, मैं और नीलम सराफ। और हम लोग दिल्ली से भाई कमलेश्वर, धर्मेंद्र गुप्त, मैं, जम्मू से आई हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर नीलम सराफ और उनके पति, आरा से आए मधुकर सिंह, मद्रास से आए शौरी राजन, पटियाला से आए डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। तो इस प्रकार के ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस थे। ये गए थे एक मणिपुर विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए। तो जाहिर है वहाँ उनके मित्र एकेडमिशियंस होंगे, अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अध्यापकगण होंगे, और उनके साथ ये निकल पड़े थे यात्रा के लिए चेरापूंजी के सौंदर्य को देखने। और बीच में इन्होंने ये फैसला किया कि चूंकि रसोइया मज़ेदार खाना नहीं बना रहा है, तो ये खुद बाज़ार जाकर सब्जी खरीदेंगे और खाना बनाएंगे, और ये माइती बाज़ार की ओर चल दिए। हमारे साथ मणिपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और कथाकार जवाहर सिंह, वहीं एक कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला और उनकी शिष्या यह उत्तर भारतीय महिला। और सचमुच माइती बाज़ार में सामान बेचती हुई दिखाई दी थी महिलाएं, केवल और केवल महिलाएं। माइती बाज़ार के बारे में हमने पिछले अपलोडिंग में दिखाया था, कैसे एक पूरे बाज़ार में सामान बेचती हैं केवल और केवल स्त्रियां, महिलाएं। ये उनका अपना अलग एक स्पेस है, और ये वहाँ की संस्कृति का एक भाग भी है, जहाँ जाना सभी औरतें पसंद करती हैं। और यहाँ हमें भी यही देखने को मिला, बाज़ार में सामान बेचती हुई महिलाएं, केवल और केवल महिलाएं। उन्हीं के बीच सब्जियों की दुकान सजाए बैठी थी इस उत्तर भारतीय महिला की मणिपुरी सास। देखिए, उस उत्तर भारतीय महिला ने कहा था कि उसकी सास इस प्रकार माइती बाज़ार में जाती है। उसने एक मणिपुरी लड़के से शादी की थी, और उसकी सास माइती बाज़ार जाना बहुत पसंद करती है। और उसने ये भी कहा था कि आप अगली बार जाएंगी तो वहाँ मेरी सास से मुलाकात होगी। ठीक वही हुआ। लेकिन मणिपुर में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। पुरुष का बहुविवाह करना आम बात है, कई बार स्टेटस सिंबल जैसा। जो पुरुष जितनी ज़्यादा पत्नियां रख सके, उसका समाज में उतना ही रुतबा है। अब देखिए, मणिपुर में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कहा जाता है वहाँ पुरुषों का बहुविवाह अलाउड है, पॉलीगैमी, मतलब एक ही पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है। तो इसमें क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक स्टेटस सिंबल जैसा बन जाता है कि जो पुरुष जितने अधिक महिलाओं को पत्नी के रूप में रख सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, वो उसका रुतबा बढ़ जाता है समाज में। तो ऐसे में स्त्रियों की जो स्थिति है मणिपुर में उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इस मायने में मेघालय की स्थिति भिन्न है, क्योंकि यहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था है, संगमा कहते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के लोकल गाइड संगमा, जो हमारे साथ हमें मार्गदर्शन देने के लिए निकले हैं, वही कहते हैं कि मेघालय की स्थिति अलग है। वहाँ क्या है, मात्र सत्तात्मक सिस्टम है, मैट्रिलिनियल सिस्टम है। मतलब कि मैंने गूगल सर्च किया तो ये पाया कि वहाँ बच्चों को माँ का इनिशियल लगाया जाता है, और माँ के द्वारा जो जायदाद, जो ज़मीन सब जो है, वो अपनी बेटी को जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाज़ार दिखाई पड़ता है, और इस बाज़ार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या पान बीड़ी सिगरेट की। अरे, हमने वहाँ देखा कि सभी दुकानों में महिलाएं ही बैठती हैं।
चाहे फल सब्जियों की दुकान हो या पान बीड़ी सिगरेट की दुकान हो। अब मुझे पर्सनली लगता है कि वहाँ के पुरुष क्यों नहीं बैठते आखिर दुकानों में। जो भी हो, अच्छी बात है कि स्त्रियों को इतना फ्रीडम मिला है कि वो सभी दुकानों में बैठी हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया है मौसमाई गांव। कुछ आगे बढ़कर सांगमा ने जीप रुकवा दी है। हम सभी नीचे उतर गए हैं। सामने दिखाई पड़ रहा है नौशंगथियांग प्रपात, जो मौसमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ये जो प्रपात है, जो वाटरफॉल है, नौ नौशंगथियांग प्रपात, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में, मौसमाई प्रपात भी कहा जाता है। काफ़ी लोकप्रिय है। देखिए कितना विशाल है। गूगल सर्च करेंगे तो इसके कई दृश्य, मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। पास ही एक पर्यटक बस खड़ी है। उससे उतरकर कुछ दक्षिण भारतीय इस अद्भुत प्रपात को निहार रहे हैं। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। लगातार लगातार गिरता चला जा रहा है। जाने कब से, कितनी सदियों से इस प्रपात से पानी निरंतर झरता रहता है और कल कल करता हुआ बांग्लादेश की ओर चला जाता है। कितने सालों से, न जाने कितने सालों से इस प्रपात से, इस मौसमाई प्रपात से पानी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और कहाँ जा रहा है बहकर पानी? बांग्लादेश की ओर। वह देखिए, सामने रहा बांग्लादेश। सांगमा के साथियों में से एक कहता है। हालांकि सामने हल्का कोहरा है, लेकिन पानी में डूबा हुआ सा बांग्लादेश का कुछ मैदानी भाग नज़र आ जाता है। हमने देखा, अरे नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, तो वहाँ से दिखाई देता है। तो सांगमा के साथ जो एक व्यक्ति आया था, लोकल था, उसने कहा देखो वो है बांग्लादेश। अभी अभी जब जीप से उतरे थे, हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। अब हम जीप से उतरे थे तो धूप थी, थोड़ी देर बाद, क्षण भर बाद ही हल्की हल्की वर्षा होने लगी। मैं सांगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? अब मुझे भी इस बात में अचरज होता है कि यहाँ तो अभी धूप हुई, अभी बारिश हुई। तो सांगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब, यह चेरापूंजी है। हाँ, ख्याल आया, यह चेरापूंजी है। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तभी मुझे ध्यान आया, अरे हाँ, ये तो चेरापूंजी है, जो समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊंचाई पर है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। रिकॉर्ड होल्ड किया है। ये मौसिनमार आजकल रिकॉर्ड होल्ड कर रहा है, हाईएस्ट रेनफॉल वाला प्रदेश। उससे पहले चेरापूंजी था। बहुत पहले पढ़ी एक कविता याद आ जाती है, चेरापूंजी से आया हूँ फिर भी प्यासा। तो इस यात्रा विवरण का टाइटल भी इसी से प्रेरित होकर पंत जी ने लिखा, चेरापूंजी से आया हूँ। हम लोग कभी कल कल छल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे देश के भूभाग को। आसपास चाय पानी की दो चार छोटी छोटी दुकानें हैं। हल्की हल्की ठंड लगने लगी है। हम लोगों ने स्वेटर पहन लिए हैं और एक दुकान से लेकर चाय पीने लगे हैं। अब देखिए, हम लोग चाय पीने लगे, वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है। इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छुपी का खेल चलता रहता है यहाँ। जी हाँ, इस चेरापूंजी में, खासी पर्वत श्रृंखलाओं के इस शांत एकांत सौंदर्य स्थल में, ये प्रदेश इतना शांत है, इतना एकांत है। यहाँ वर्षा और धूप और कोहरे की लुका छुपी होती रहती है और ये एकांत सौंदर्य स्थल मन को मोहने वाला है। अब देखिए, यहाँ के सौंदर्य के बारे में बात हो रही है तो एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मैंने आपके इस यात्रा विवरण के लिए थोड़ा रेफ़र किया, तो मैंने गूगल सर्च किया तो मैंने पाया कि मेघालय में ही वो प्रदेश है, वो गांव है जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के रूप में टाइटल प्राप्त है, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो मुझे काफ़ी कौतुक हुआ और मैंने पिक्चर्स देखा तो वाकई इतना सुंदर गांव है वो कि देखने का मन करता है। देखिए, यहाँ और जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि इस गांव में 14-15 साल पहले से ही प्लास्टिक फ्री है ये गांव।
देखिए कितने सुंदर रूप से इन्होंने अपने गांव को सजा रखा है और हर एक ग्रामीण के मन में ये लगा रहता है कि उनकी ये जो ख्याति है क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया वो बनी रहे और क्लीनेस्ट विलेज इन द वर्ल्ड बने। और इन्हें ये ख्याति मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी जो स्वच्छ भारत अभियान में जो क्लीनलीनेस ड्राइव उन्होंने चलाया उसमें इस गांव के बारे में मेंशन किया है। वाकई देखने लायक है इस गांव की जो सुंदरता। और कहा जाता है यहाँ के लोग ही, यहाँ के लोकल लोग ही ये स्वच्छ रखते हैं, मतलब कि अपना गार्डन सजाते हैं, अपनी सभी जगह में ये ध्यान रखते। घर बैम्बू से बना होता है अधिकतर और इतना सुंदर है देखने में। तो ऐसे शांत एकांत सौंदर्य स्थल है मेघालय। तो हम इस प्रदेश की सुंदरता से और परिचय पाएंगे इस यात्रा विवरण के द्वारा। मन करता है प्रपात को बस निहारते रहो, केवल निहारते ही न रहो बल्कि उसके जल कणों को नज़दीक से छू लो। किस जल प्रपात की बात हो रही है? मौसमाई प्रपात की। लेकिन नज़दीक जाने का कोई रास्ता नहीं है और यह अच्छा ही है कि मेघालय सरकार ने इस प्रपात तक जाने का कोई रज्जू मार्ग नहीं बनाया होता तो पर्यटन स्थलों को कमाई के अड्डे में बदल देने वाले तथाकथित टूरिस्ट प्रमोटर इस अछूत प्राकृतिक सौंदर्य स्थल को नष्ट करने में कोई कसर न रख छोड़ते। अब चलो अच्छा हुआ कि यहाँ से कोई रोप वे, कोई रज्जू मार्ग नहीं बनाया है उस प्रपात तक जाने का। वैसे भी कितना मुश्किल होगा, देखिए ये प्रपात कितनी ऊंचाई पर है, कितनी गहरी खाई है नीचे और वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन सा है। और अच्छा भी है कि मेघालय सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि लेखक कहते हैं अगर वहाँ मनुष्य पहुँच जाता तो क्या होता है, ये जो टूरिस्ट प्रमोशन के नाम पर वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो स्वाभाविक सौंदर्य है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसे कब का मनुष्य ने नष्ट कर लिया होता। उधर बांग्लादेश की तरफ भी अब कोहरा बहुत कम हो गया है। बांग्लादेश का भूभाग अब कुछ ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है बांग्लादेश एक नेबरिंग कंट्री है। देखिए ऐसे प्रदेश से, भारत के एक ऐसे बॉर्डर में हम पहुँचे हैं जहाँ से हमें कोई दूसरा कंट्री दिखाई दे रहा है, हमें बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। अभी कोहरा थोड़ा कम हुआ है और हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं अपने होटल की ओर। हम प्रदीप पंत जी के साथ नॉर्थ ईस्ट के उन क्षेत्रों में जा पहुँचे जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को हमने देखा, वहाँ के जलप्रपात को देखा और अब देखिए वो वहाँ के पहाड़ी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा विवरण में ये होता है कि आप यात्रा के लिए जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं तो उस प्रदेश की भाषा, उसकी संस्कृति, रहन सहन, जाति विशेष सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ट्रैवल हमेशा आपके नॉलेज को वाइडन करता है। तो यहाँ पे भी वो कहते हैं सांगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। ये सांगमा कौन है? जो वहाँ का एक लोकल आदमी था जो इनके साथ एक गाइड के रूप में इनके साथ हो लिए थे। वह कहते हैं खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, यानी जो खासी है वह समझ लीजिए कि समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है। अब देखिए पहाड़ी प्रदेशों में भी प्रतिष्ठा की बात, जहाँ मान सम्मान की बात होती है, वहाँ पर भी अलग तरीके से लोगों को आंका जाता है। तो उस प्रदेश में कहा जाता है कि ये जो खासियाँ हैं उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मैं पूछता हूँ। तो प्रदीप पंत जी सांगमा से पूछते हैं आप किस जाति के हैं? जी हाँ, मैं भी खासी ही हूँ और मेरी पत्नी भी, सांगमा हंसते हुए कहते हैं। अब सांगमा बताते हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों खासी हैं और खासी लोगों को यहाँ थोड़ा ज़्यादा सम्मान मिलता है, मान प्रतिष्ठा होती है। मैं भी उत्तर प्रदेश के उच्च कुलीन पर्वतीय परिवार से ही हूँ, हंसते हुए कहता हूँ। अब देखिए प्रदीप पंत जी कहते हैं देखो मैं भी उत्तर प्रदेश के उच्च कुलीन पर्वतीय परिवार से हूँ। और फिर हम दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं।
हमारा यह ठहाका हम दोनों पर ही व्यंग्य है। अब देखिए, मैं यानी कि प्रदीप पंत और सांगमा दोनों अपने अपने जगह के उच्च कुलीन परिवार के हैं, ऐसा स्वयं कहते हुए हम दोनों हंस पड़े। और ये हंसना एक प्रकार से हमारे ऊपर ही एक व्यंग्य सा रहा। कहा जाता है कि जो पहले मंगोलियाई भारत आए, खासी और जयंतिया उन्हीं के वंशज हैं। अब देखिए, ये जो पर्वत हैं यहाँ पहले कोई रहता नहीं था। मंगोलिया से लोग यहाँ माइग्रेट करके आए थे। तो कहा जाता है जो पहले मंगोलियन यहाँ आए थे भारत में, वो खासी और जयंतिया क्षेत्र में बस गए थे। वे इन अलग अलग पहाड़ियों में आकर बस गए और अंग्रेज़ों ने जब तक इस क्षेत्र में पैर नहीं पसारे, तब तक वे अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखते हुए अपना एकाकी जीवन बिताते रहे। सांगमा बताते हैं। अब देखिए, मंगोलियन ट्राइब के लोग जब भारत में आकर सर्वप्रथम बसे, तो वे इन पर्वतों में बसे, खासी और जयंतिया पर्वत में। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो खासी पर्वत के लोग हैं, उनके वंशज एक्चुअली मंगोलिया से आए हैं। और गारो, और एक और पर्वत श्रृंखला है गारो। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं, संगमा का कहना है। आप अक्सर जिस झूम खेती की चर्चा सुनते हैं, उसके लिए यह क्षेत्र काफ़ी चर्चित रहा है। ये झूम खेती जो है उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जो माउंटेनियस एरिया में लोग करते थे पुराने ज़माने में। फार्मर्स, ये जो आदिवासी लोग करते थे, उसमें क्या होता था, एक एक पर्टिकुलर एरिया को, पहाड़ी क्षेत्र को खेती के लिए वो लेते थे, वो सेलेक्ट करते थे और वहाँ के वृक्षों को काट देते थे। उसके बाद वो जब सूख जाता था, वो जो वृक्ष के जो शिखर वगैरह हैं जो सूख जाते थे, उसे जलाकर वहीं उस मिट्टी को उपजाऊ बनाकर वहाँ खेती करते थे। और इस प्रकार के खेती में क्या होता था, ये 1-2 साल यहाँ खेती करते थे और फिर इस जगह को छोड़कर शिफ्ट करते थे अपने कल्टीवेशन को, किसी और पहाड़ी प्रदेश में किसी और एरिया को सेलेक्ट करते थे और इस एरिया को छोड़ देते थे। 10-15 साल के बाद वापस फिर यहाँ आते थे। तो मिट्टी को जो उसकी उर्वरता है, उसकी जो फर्टिलिटी है, वो बढ़ने में इस प्रकार सहायक होती थी। लेकिन आजकल ये जो झूम कल्टीवेशन है, आजकल पॉपुलेशन पहाड़ी प्रदेशों में भी बढ़ गया है। तो आजकल क्या है कि इस प्रकार के जो एक बार कल्टीवेट किया जाता है, फिर 3-4 साल बाद ही फिर यहीं आना पड़ता है। पुराने ज़माने में तो 10-15 साल बाद ही इस एरिया को वो लेते थे, जिसे अब कल्टीवेट करते हैं। तो उससे क्या होता था, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती थी। लेकिन आजकल झूम कल्टीवेशन कहा जाता है उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि मिट्टी को उसकी उर्वरता बढ़ाने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन पुराने ज़माने में बहुत ही अच्छा टाइप ऑफ कल्टीवेशन था, इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। दंत कथा प्रचलित है कि गारो लोग मूल रूप से तिब्बत के एक प्रांत तोरुआ के निवासी हैं। अब कहा जाता है कि गारो प्रदेश में, पर्वत प्रदेश में जो लोग बसे हैं, उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज तिब्बत से आए हैं। सदियों पहले अपने सरदारों जप्पा, जालिम्पा और सुकपा बोंगेप्स के नेतृत्व में वे तोरुआ से निकल पड़े और स्थायी ठिकाने की खोज में कई शताब्दियों तक ब्रह्मपुत्र घाटी में भटकते रहे और वहाँ के क्रूर शासकों के जोर जुल्म झेलते रहे। कालांतर में वे कई कबीलों में बंट गए और फिर मुख्य कबीले ने अबोंगनेगा के नेतृत्व में नोकरेक पर अधिकार जमा लिया। क्या है ये नोकरेक? यानी गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। अब ये जो गारो पर्वत है, वहाँ पे जो लोग बसे हैं, उसके बारे में सांगमा कहते हैं कि इनके पूर्वज तिब्बत से आकर यहाँ कई लड़ाइयाँ करने के बाद उन्होंने यहाँ के नोकरेक यानी गारो पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी, उस पर अपना अधिकार जमाया और वे वहीं बस गए। तो इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि ये जो खासी और जयंतिया हैं, वो मंगोलिया से आए वाले लोग हैं और ये जो गारो निवासी हैं, वो तिब्बत के हैं। बहरहाल आज यह माना जाता है कि गारो लोग बोडो जाति का एक अंग है और यह बोडो जाति
तिब्बती बर्मी जातीय परिवार की एक शाखा है। देखिए, मान्यता ये भी है कि ये जो गारो पर्वत के लोग हैं वो बोडो जाति का ही एक अंग है। छात्र जीवन में समाजशास्त्र का अध्ययन करते हुए कभी खासी, जयंतिया और गारो पर्वतमालाओं और वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ा था, और अब इस पल अपने को खासी हिल्स में पाकर लगा उस सुदूर अतीत के सपने में पहुँच गया हूँ। तब मन में उत्सुकता जागी थी, कैसी होंगी वे पर्वतमालाएं, कैसे होंगे वहाँ के लोग। अब कम से कम खासी पर्वतमालाओं का एक छोर तो देख ही लिया है। और लोग, अब देखिए मेरे मन में, मैंने समाजशास्त्र में उसका अध्ययन किया है, सोशल स्टडीज़ में, ज्योग्राफी में, इन सब जगह के बारे में मैंने सुन रखा है जब मैंने बचपन में स्कूल में ये सब पढ़ा था। लेकिन अब अपने आप को खासी हिल्स में पाकर मुझे काफ़ी खुशी का अनुभव हो रहा है, और मेरे मन में उत्सुकता जागी थी, कैसी होंगी वे पर्वतमालाएं, कैसे होंगे वहाँ के लोग। अब कम से कम खासी पर्वतमालाओं का एक छोर तो देख ही लिया है। अब देखिए, ये जो खासी, गारो, जयंतिया, ये सब मैंने पढ़ रखा था प्रदीप पंत जी ने अपने स्कूली जीवन में, लेकिन आज पहली बार ये सब देखने का जब अवसर मिला तो काफ़ी खुशी हुई। याद आता है, बहुत पहले बेलगांव में एक कर्नाटक निवासी से भेंट हुई थी। मैं कानपुर के क्रांतिकारी श्री सुरेंद्र पांडे के साथ था। कर्नाटक के ये सज्जन उत्तर भारत घूम कर आए थे और पांडे जी को अपने संस्मरण सुना रहे थे। पांडे जी ने सहसा उनसे पूछ लिया था, उत्तर के लोग तुम्हें कैसे लगे। अब देखिए, भारत है, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, तो दक्षिण के कर्नाटका से जब एक व्यक्ति अ, उत्तर भारत जाता है तो स्वाभाविक है कि हमें लगेगा कि उससे पूछें, भाई उत्तर के लोग तुम्हें कैसे लगे। तो उसने क्या जवाब दिया, भारत में जहाँ जाओ लोग सब जगह एक से ही हैं। उन्होंने कहा था, हाँ, बोली, पहनावे, नाक नक्श में थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए, भारत विभिन्नताओं का देश है, लेकिन फिर भी उसमें एकता लिए हुए है। तभी उस कर्नाटक के व्यक्ति ने उत्तर भारत के सैर के बाद यूँ कहा कि आप भारत में जहाँ भी जाएं लोग एक जैसे ही हैं। हाँ, बोली, पहनावे, नाक नक्श में थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी तो सब एक है। यह स्वाभाविक ही है, भौगोलिक स्थितियां ऐसा अंतर कर देती हैं। यहाँ इन खासी पर्वतमालाओं के लोग शेष भारतीयों जैसे ही हैं। हाँ, उनके नाक नक्श, उनके पहनावे, उनकी बोली में ज़रूर अंतर है। उनके पर्व त्योहार भी अलग हैं। उनके रंगारंग नृत्यों का अपना सौंदर्य है। अब ये स्वाभाविक भी है, भौगोलिक स्थितियाँ ऐसा अंतर कर देती हैं। भौगोलिक स्थितियों के अनुसार जहाँ पर्वतीय प्रदेश है वहाँ के लोगों के शारीरिक गठन में बदलाव आता है, रंग रूप में, जो जहाँ सागर किनारे रहने वालों के रंग में ऐसे बदलाव आ जाता है, जो स्वाभाविक है। नाक नक्श, उनके पहनावे, खेत बोली में ज़रूर अंतर आता है। उनके पर्व त्योहार भी अलग हैं। रंगारंग नृत्यों का अपना सौंदर्य है। पिछली रात एक समारोह में खासियों का नोंकरेम नृत्य देखा था। उनका प्रमुख नृत्य है यह, जो 5 दिन धार्मिक उत्सव के अवसर पर किया जाता है। उसमें एक प्रमुख नृत्य है ये नोंकरेम। ये क्या होता है, 5 दिन धार्मिक उत्सव के अवसर पर किया जाता है। समूह नृत्य में कई जोड़े स्त्री पुरुष पांव थिरक उठते हैं। ये एक ग्रुप डांस होता है जिसमें कई जोड़े स्त्री पुरुष के पांव थिरक उठते हैं। नृत्य और उत्सव के जरिए शांति और संपन्नता की कामना की जाती है और अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। ये किसके लिए है, एक साल में जब फसल की बुआई होती है, फसल अच्छी होती है, तो ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है और शांति और संपन्नता की कामना की जाती है। तो उस समय ये समूह नृत्य जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोंकरेम, वो नृत्य उस समय कई जोड़े स्त्री पुरुष एक साथ नाच उठते हैं। अपने ढंग का अलग नृत्य है यह, अपने अंचल की विविधता को समेटे हुए, लेकिन इसके पीछे उत्तर और दक्षिण भारत के उन नृत्यों जैसी ही भावना निहित है जो फसल कटाई की खुशी में गांव-गांव में आयोजित किए जाते हैं। देखिए, ये नोंकरेम नृत्य
देखो ये है नोंगक्रे नृत्य, एक छोटा सा क्लिपिंग देख लेते हैं, कितना कलरफुल है। देखिए इसका आस्वादन कीजिए। इस प्रकार के वीडियोस के ज़रिए जब आपको पढ़ाने का अवसर मिलता है तो ये एक अच्छी बात है कि इस प्रकार के नृत्य का भी हम आस्वादन कर सकते हैं। Today marks the last day of the festival of the Khasi tribe here in Smiths. The Nongkrem Dance Festival is performed to appease the almighty goddess Kablais and Shar for a bumper harvest and prosperity of the people. We're now here at one of the markets, and this market is always held every year when the festival is being held. Now, where the arena is that side, where the dance is being held, on the other end you have here with all the local products, and mainly Meghalaya with its sugarcane. It's very famous. And we are proud to say that the people of the state, the people of this kingdom, तो ये क्या है, ये नृत्य जैसे हमारे उत्तर और दक्षिण भारत के अन्य नृत्यों के जैसे ही है। इसकी भावना, इसमें जो भावना निहित है एक जैसा ही है। क्या है भावना? फसल कटाई की खुशी में गांव-गांव में ये आयोजित किए जाते हैं। उत्तर भारत में भी किया जाता है, दक्षिण भारत में भी किया जाता है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है, गाँवों का देश रहा है। और जब फसल अच्छी होती है तो ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है और अगले वर्ष की संपन्नता की कामना की जाती है। इसी तरह फसल की बुआई या उसके बाद विभिन्न अंचलों में उत्सव मनाए जाते हैं। जयंतिया पहाड़ियों में भी ऐसा ही उत्सव आयोजित किया जाता है हर वर्ष, जिसका नाम है बेरडेन खलाम। नाम में भले ही भिन्नता है, किंतु ऐसे उत्सव देश में हर कहीं मनाए जाते हैं।
अब देखिए जयंतिया पहाड़ियों में भी ऐसा ही उत्सव मनाया जाता है। नाम भले ही अलग हो, लेकिन ऐसे उत्सव देश में हर कहीं मनाए जाते हैं। रात के समारोह में बांग्ला नृत्य भी देखा था। फसल कटाई के हर्षोल्लास का नृत्य। देखिए ये हर एक जगह उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में फसल कटाई से जो हर्ष और उल्लास उत्पन्न होता है, उसी से संबंधित नृत्य है ये। बड़ी बड़ी लंबी ढोलकों के आकार वाले वाद्यों को साथ लिए अनेक पुरुष मंच पर आ गए थे। उनके साथ थी स्त्रियां, और फिर अपनी लय में डूबे वे जाने कितनी देर तक नाचते गाते रहे थे। संगीत की लयबद्ध धारा बह चली थी। संस्कृति की यह परंपरागत अजस्र धारा जाने कितनी शताब्दियों से बहती चली आ रही है। यहाँ इन पर्वतमालाओं में ही नहीं, देश देश के हर कोने में, जिसका नाम कहीं बैसाखी हो जाता है तो कहीं पोंगल या कहीं कुछ और। यहाँ इन पर्वतमालाओं में ही नहीं, देश के हर कोने में, जिसका नाम कहीं बैसाखी हो जाता है तो कहीं पोंगल या कहीं कुछ और। केरल में ओणम कहा जाता है, जो फसल की कटाई के हर्षोल्लास में मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल कहा जाता है, या फिर कहीं बैसाखी कहा जाता है। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन उसके पीछे जो भावना छिपी है वो एकदम समान रहती है। मैं यही सब सोच रहा हूँ कि तभी एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। यह ऊंची पहाड़ी है, नीचे जंगल। संगमा दूर उस पार इशारा करते हुए कहते हैं, यह देखिए, यहाँ से बांग्लादेश और साफ दिखाई दे रहा है। हम देखिए एक जगह, ऐसे जगह पर पहुँचे जहाँ नीचे जंगल है और एक ऊंची पहाड़ी है, और सांगमा जो हमारे साथ आया था, जो वहाँ का लोकल था, वो उस पार इशारा करते हुए कहते हैं, यह देखिए, यहाँ से बांग्लादेश और साफ दिखाई दे रहा है। वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना नज़दीक है बांग्लादेश कि विमान से उड़ान भरी जाए तो 1 मिनट भी न लगे वहाँ पहुँचने में। वही पानी में डूबा भूभाग, लेकिन इस बार बांग्लादेश के गांव की छतें तक साफ दिखाई पड़ रही है। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं, यह प्राकृतिक शिवलिंग है। अचानक वहाँ हमने एक प्राकृतिक शिवलिंग देखा। फिर कुछ दूर पर वैसे ही एक अन्य शिवलिंग की ओर संकेत करते हैं। सचमुच प्रकृति का आश्चर्य है ये शिवलिंग, और आश्चर्य तो मौसमाई गांव की गुफाएं भी हैं। हमारी जीप इन गुफाओं की ओर बढ़ रही है। तभी कुछ बच्चे हाथों में बिना जली मशालें लिए दिखते हैं। तभी कुछ बच्चे हाथों में बिना जली मशालें लिए दिखते हैं। जीप रुकती है। सांगमा अपनी भाषा में इन हंसते खिलखिलाते बच्चों से कुछ पूछते हैं, शायद यह कि एक मशाल कितने की है। बच्चे एक साथ उत्तर देते हैं। अब देखिए वहाँ से हमें बांग्लादेश दिखा, उसके बाद हमें प्राकृतिक शिवलिंग दिखा, उसके बाद मौसमाई गांव की गुफाएं दिखी जो काफ़ी फेमस है, और गुफा के बाहर छोटे छोटे गांव के बच्चे दिखे जो हंसते खेलते मशाल लिए खड़े थे। तो मशाल का दाम पूछते हैं तो एक साथ वे उत्तर देते हैं, और सांगमा जेब से 2 रुपये के 2 नोट निकाल कर उन्हें देते हैं और 2 मशालें ले लेते हैं। ये क्यों, मैं पूछता हूँ। अब मुझे इसकी ज़रूरत के बारे में पता नहीं है। गुफाएं इतनी अंधेरी हैं कि आप मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते, सांगमा का एक साथी कहता है। मशाल किस लिए है कि इसे जलाए बिना गुफा के अंदर घुसा नहीं जा सकता। और हम गुफाओं के एकदम निकट पहुंच गए हैं। द्वार के पास ही अंधेरा है, अंदर तो जाने कितना अंधेरा होगा। हमने मशालें जला ली हैं। अब देखिए हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। कोई नेचुरल केव के अंदर, गुफा के अंदर हम जाने वाले थे। अंदर एकदम घुप अंधेरा था और मशालें जला ली हमने, और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर ही पत्थर। अभी ये पत्थर गिर पड़े तो हम लोगों का किसी को पता तक ना चले। अब देखिए अंदर घुसने में हमारे अंदर भय भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि गुफा के ऊपर नीचे सभी पत्थर हैं। अगर कहीं ये पत्थर नीचे गिर गए तो बाहरी दुनिया को हमारे बारे में कुछ नामो निशान ही नहीं पता चलेगा। लेकिन सांगमा बताते हैं, सदियों से ये गुफाएं इसी तरह हैं और दूर, बहुत दूर तक चली गई हैं।
कि नेचुरल केव्स हैं, सदियों से हैं। सांगमा बताते हैं, वहाँ के लोकल हैं, वो जानते हैं। कहते हैं कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं हुई है, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है इन प्राकृतिक गुफाओं के साथ। जैसी थी वैसी ही रहने दिया गया है। ये देखिए, किसी ने खोदा नहीं है ये गुफा, ये प्राकृतिक है, नेचुरल केव है। और सदियों से इसमें कोई मनुष्य ने इस पर कोई अधिकार नहीं जताया है, इसलिए ये अभी तक वैसे की वैसे ही है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे किसी आश्चर्य लोक से लौट रहे हों। हम थोड़ी अंदर जाते हैं गुफा के अंदर, फिर वापस हम लौट आते हैं। तो एक नेचुरल गुफा के अंदर जाना, ये हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी उत्तेजक था, काफ़ी आश्चर्यजनक लगा हमें। मशालें अब भी जल रही हैं, हमने उन्हें बुझाकर एक तरफ फेंक दिया है। सांगमा बताते हैं, ये गुफाएं गांव वालों की अपनी संपत्ति है, लेकिन गांव वालों ने इन्हें देखने के लिए टिकट नहीं लगाया है। बस गांव के बच्चे मशालें बेचकर 8-10 रुपये रोज़ कमा लेते हैं। टूरिस्ट सीज़न में आमदनी ज़रूर कुछ बढ़ जाती है। अब देखिए, और कोई जगह होगा तो वहाँ टिकट भी लगा देंगे, लेकिन यहाँ के गांव वालों ने इसे वैसे ही सुरक्षित रखा है। बिना टिकट के ही टूरिस्ट इसके अंदर घुस सकते हैं। हाँ, बात अलग है कि वहाँ के गांव के बच्चे मशालें बेचते हैं और कुछ आमदनी उनकी हो जाती है, और टूरिस्ट सीज़न में अच्छी आमदनी हो जाती है। अब हम लोग शिलोंग की तरफ लौट रहे हैं। आते समय सड़क के उस पार जो पहाड़ कोहरे में छिपे हुए थे, वे अब साफ दिखाई पड़ रहे हैं। कोहरा छंट गया है, पहाड़ों से बहते हुए एक के बगल एक दर्जन भर झरने नजर आ रहे हैं। झरनों से गिरते पानी का संगीत चारों ओर गूंज रहा है। इस संगीत और दिल्ली बम्बई की सड़कों के शोर में अंतर है। संगीत और शोर में तो अंतर होता ही है। अब देखिए, वहाँ हमने झरनों से पानी के गिरने के जो संगीत सुना, वो कितना स्वाभाविक और सहज था, कितना प्राकृतिक था, कितना नेचुरल था। उस संगीत और शहर के सड़कों के शोर में काफ़ी अंतर होता है। संगीत और शोर में तो वैसे भी अंतर होता ही है, पर यदि सैकड़ों फुट ऊपर से गिरते पानी की आवाज़ को शोर भी कहा जाए, तो इस शोर और दिल्ली बम्बई की सड़कों पर भागते वाहनों के शोर में अंतर है। मन करता है झरनों के शोर और संगीत में सदा सदा के लिए रह जाओ, लेकिन चाहते हुए भी संभव नहीं है। अगले दिन दिल्ली लौटना है। दिल्ली एक महानगर, जो महानगर कम और महाकस्बा अधिक है, जिसे हम रोज़ जाने कितनी बार कोसते हैं, लेकिन अपने ही फैलाए जाल में फंसकर जहाँ रहने के लिए हम अभिशप्त हैं। देखिए, महानगर दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल है, काफ़ी पोल्यूटेड है, काफ़ी पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सभी जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। आदमी अपने द्वारा फैलाए हुए जाल में ही धंसता जाता है और बार बार कोसता भी जाता है महानगर को, लेकिन वहीं रहने के लिए अभिशप्त भी होता है। अकेला मैं ही नहीं, तमाम लोग जो देश के कोने कोने से आकर दिल्ली की भीड़ में खो गए हैं, अपनी पहचान गंवा बैठे हैं। उनके पास अपना कहने को बस केवल अपना नाम ही है। धरती और आकाश से, प्रकृति और उसके आश्चर्यों से उनका संपर्क मानो भंग हो गया है। देखिए, धरती और आकाश का सौंदर्य तो हमने मेघालय आकर देखा, हमने शिलोंग आकर देखा, हमने चेरापूंजी में देखा। वहाँ महानगर में हमारा नाता धरती और आकाश से मानो टूट सा गया है। प्रकृति और उसके आश्चर्यों से हमारा संपर्क मानो भंग सा हो गया है। प्रकृति को हम निहारते ही नहीं। वहाँ महानगर में बस हम महानगर में उस दूषित पर्यावरण में रहने के लिए, उन तंग गलियों में, उस ट्रैफिक जैम में जीने के लिए अभिशप्त हैं। हम चाह कर भी वहाँ से बच नहीं पाते। हम लोग फिर वही ऊंची नीची सर्पाकार सड़कों पर हैं। दोनों तरफ कभी पहाड़ आते हैं तो कभी सपाट, हरी भरी ज़मीन, खासी पहाड़ के लोगों की ज़मीन जिस पर उन्होंने खेती की हुई है। अब देखिए, हमारी ये जो मनोहर यात्रा है वो ख़त्म होने को थी। हम ऊंची नीची सर्पाकार सड़कों पर से नीचे की ओर उतर रहे हैं। दोनों तरफ कभी पहाड़ आते हैं, कभी सपाट, और हमारे मन में ये दुख है कि हम फिर उसी महानगर में लौटने के लिए अभिशप्त हैं, जहां हम न चाहकर भी जीने के लिए मजबूर हैं।